देखिए, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपका है वो पूछेगा शिक्षण अभिवृत्ति से, ठीक है। तो सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछेगा शिक्षण अभिवृत्ति से पिछला 4 साल का यहाँ पे एनालिटिक्स है मेरे पास। तो हमेशा 2018, 2019, 2020, 2021 में हमेशा जो है 10, 12, 11, 13 क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, मैक्सिमम 13 क्वेश्चन तक जा रहा है और कम से कम 10 क्वेश्चन। तो इसमें जो है आपको कम से कम जो है 10 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, क्योंकि जैसा पैटर्न चल रहा है वैसा पूछना चाहिए। तो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछने की संभावना आपका शिक्षण अभिवृत्ति से है। फिर शोध अभिवृत्ति से पूछेगा, इसमें भी मैक्सिमम 12 क्वेश्चन तक पूछा है 2020 में, और कम से कम 7 क्वेश्चन, ठीक है। तो 7 से 12 का रेंज इसका है और 10 से 13 का रेंज शिक्षण अभिवृत्ति का। तो सबसे अधिक जो चांस है वो है शिक्षण अभिवृत्ति से पूछने का, मतलब वहां से तो कुछ रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और शोध अभिवृत्ति से उसके बाद रहेगा, और फिर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है आपका युक्ति युक्त तर्क, ठीक है। युक्ति युक्त तर्क, यहाँ से 7-8 क्वेश्चन यहाँ जो बनता है, ठीक है, 7-8 क्वेश्चन। एक है आंकड़ों की व्याख्या, तो ठीक क्वेश्चन रहता है यहाँ पे। उसके बाद चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आपका नंबर जो है इधर उठ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम कुछ उसमें मैथ्स है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत जो मैथ्स का फार्मूला है उसको ध्यान रखिएगा, सब आ जाएगा। तो अभी जो हम भेजे यूनिट 10 का, उससे हम कुछ आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। क्वेश्चन जो है कैसे कैसे पूछता है सो। ठीक है, मतलब अभी हम मतलब बता रहे हैं क्वेश्चन कैसा कैसा पूछता है सो। जैसे देखिए, यूनिट 10 से क्वेश्चन आया था कब, ये है 2021 का क्वेश्चन, दिसंबर 2021 का। इसमें इसमें क्वेश्चन पूछा था कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम का उद्देश्य है। भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम का उद्देश्य है। तो इसमें क्या उद्देश्य है स्वयं कार्यक्रम का? इसमें 5 ऑप्शन दिया था और उसमें नीचे विकल्प को चुनना था, सही विकल्प को। तो इसमें था कि उत्तम गुणवत्ता वाली विषय वस्तु बनाने और प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करना, कि ऐसा कंटेंट तैयार करना है जो जिसका क्वालिटी बढ़िया हो, तो अच्छा कंटेंट तैयार करना और लोगों तक पहुंचाना। फिर इसका दूसरा उद्देश्य यहाँ पे दिया है विकल्प कि दूसरा ये था कि नाम मात्र कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करना, कि कम कॉस्ट पे क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना, और कक्षा 9 से परास्नातक, ठीक है, यानी 9 से लेकर एमए तक सभी कक्षाओं को पढ़ाना, ठीक है, ऑनलाइन स्वयं, वहाँ पे कंटेंट सारा रहता है स्वयं पे, ठीक है। विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन उपाधि प्रदान करना, तो स्वयं जो है ये मूल्यांकन भी करता है, उपाधि प्रदान करता है, करता है कि नहीं करता, मतलब आपको सही ऑप्शन छांटना था, ठीक है। फिर किसी के द्वारा कहीं से किसी भी समय में पहुंच होना, ठीक है, ये था स्वयं पोर्ट। तो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम का उद्देश्य है। अब यहाँ स्वयं कार्यक्रम के बारे में इन लोग जो यहाँ पे बताया है, ठीक है, और यहीं से जो है क्वेश्चन
आया था। अब हम एक बार ये जो बात कहाँ है, जो कि हम दिखाते हैं। हम्म स्वयं स्वयं के बारे में ये लोग थोड़ा सा लिखा था। क्या लिखा था देखिए, अब आप बताइएगा। हम स्वयं के बारे में पढ़ के आपको बता रहे हैं, फिर आप विकल्प सही छाटिएगा, ठीक है। कौन विकल्प सही होगा नहीं होगा, ये गाइड में इतना दिया हुआ, जितना इन्फॉर्मेशन दिया हुआ उसके बाद पढ़ते हैं, इसको देखिए। बोलता है, भारत सरकार ने शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांत पहुंच, निष्पक्षता तथा गुणवत्ता को प्राप्त कराने के उद्देश्य से स्वयं नामक ई शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की। किसने शुरुआत किया? भारत सरकार ने। किस उद्देश्य से शुरू किया? कि पहुंच हो, निष्पक्षता और गुणवत्ता, ठीक है। तो शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांत है कि शिक्षा जो है, शिक्षा तक पहुंच सबकी होनी चाहिए और निष्पक्ष रूप से, मतलब सबको मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें भेदभाव किसी प्रकार का ना होना चाहिए और सबको क्वालिटी एजुकेशन सबको मिलना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन ना हो बल्कि क्वालिटी एजुकेशन मिले, ठीक है, अच्छा और गुणवत्तापूर्ण, ठीक है। तो वही तो पहुंच, निष्पक्षता, गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने, तो शिक्षा की पहुंच हो, निष्पक्ष और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच हो, इस उद्देश्य से भारत सरकार ने स्वयं नामक ई शिक्षा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की थी। अब स्वयं का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है स्वयं, SWAYAM, स्वयं। स्वयं का जो है फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म होता है स्टडी वेब्स, स्टडी वेब्स ऑफ, स्टडी वेब्स ऑफ, ए से होता है एक्टिव, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर, यहाँ फोर आ जाएगा फिर, फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, यंग एस्पायरिंग माइंड्स। तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग, तो स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, इसका पूरा का पूरा फुल फॉर्म है। तो इस योजना के तहत, स्वयं योजना के तहत, ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 में पूछा है, ठीक है। तो इस योजना के तहत कक्षा 9 से लेकर परास्नातक से संबंधित सभी विषयों को देश के चुने हुए 1000 शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था है, ठीक है। तो इसमें लगभग जितने भी विषय हैं उन सभी विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था है। कक्षा 9, आपका भी स्वयं पोर्टल पे जाइएगा तो संस्कृत का भी कॉन्टेक्ट मैंने कंटेंट जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो स्वयं जैसे ही टाइप करेंगे तो वहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कक्षा 9 से लेकर जो है MA तक का जो है सारा सब्जेक्ट को पढ़ाया गया है यहाँ पे। तो ताकि सब लोग जो है अच्छा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राप्त कर सके। और ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, वैसा कुछ पैसा वैसा नहीं लेता है। तो स्वयं योजना के तहत कक्षा 9 से लेकर परास्नातक से संबंधित सभी विषयों को देश के चुने हुए 1000 शिक्षकों के माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से स्वयं प्लेटफॉर्म का विकास किया है और स्वयं एक मुख्य प्लेटफॉर्म है, ठीक है। मतलब अपने स्वयं का मतलब ही होता है भाई कि हम अपने से, आप पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, कहीं किसी की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वहाँ पे वीडियो जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ जो है कौन डेवलप किया है इसको? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का, जिसका नाम अभी शिक्षा हो गया है, शिक्षा मंत्रालय, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, ठीक है। तो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने, तो इन दोनों ने, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इन दोनों ने माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से स्वयं प्लेटफॉर्म का विकास किया है, ठीक है। तो हम इतना कुछ जान लिए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे थोड़ा।
2021 में जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वयं कार्यक्रम का उद्देश्य है। ठीक है, तो पहला लिखा था कि उत्तम गुणवत्ता वाली विषय वस्तु बनाने और प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करना। सही होगा कि ना होगा? यस या नो बताइए। सही होगा? हाँ होगा, बिल्कुल हाँ होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। चलिए दूसरा देखते हैं। नाम मात्र कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करना। यहाँ पे कीमत कोई लिया जा रहा था पढ़ने के लिए? कितना लिया जा रहा था? नहीं लिया जा रहा था। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन में क्या लिखा था कि नाम मात्र कीमत पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करना। तो यहाँ तो कोई कीमत लिया ही नहीं जा रहा था, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन, कक्षा 9th से लेकर परास्नातक तक सभी कक्षाओं को पढ़ाना। ये सही होगा कि ना होगा? अब यहाँ पे था ना, था कि 9th से लेकर परास्नातक एमए तक सभी जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी विषयों के जो है वहां पे कंटेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन सही है। आगे चौथा ऑप्शन, विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन और उपाधि प्रदान करना। यहाँ पे कहीं लिखा था कि उपाधि प्रदान करेगा सर या मूल्यांकन करेगा? कुछ लिखा था? नहीं लिखा था, तो यानी कि ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, तो विद्यार्थियों का लगातार मूल्यांकन उपाधि प्रदान करना, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए उसके बाद पांचवा ऑप्शन, किसी के द्वारा कहीं से किसी भी समय पहुंच होना। तो पहुंच का बात किया था कि नहीं किया था? किया था ना। पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। तो यानी ये ऑप्शन जो है सही होगा। किसी के द्वारा भी कोई भी कहीं से भी किसी भी समय पहुंच के मतलब उसके पहुंच में हो सकता है। ठीक है, तो आप अभी नेट पे जहां भी टाइप करिए, ठीक है, तो कहीं से भी पढ़ सकते हैं आप, है ना। वहाँ वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पे कंटेंट सारा कुछ है। यानी अब देखिए, अब जब हम इतना कंटेंट पढ़े, इतना इन्फॉर्मेशन, तो मेरा क्वेश्चन बना कि ना बना? बना ना। तो बस एक पैराग्राफ पढ़े हमारा क्वेश्चन जो है बन गया। ठीक है, और ये हाँ, तो ये हमारा ऑप्शन मिल गया। तो इसमें दिया था 1 2 3, 1 3 5, 1 3 4। ठीक है, 2 3 4। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? सी, 1 3 5 सही आंसर है, और बिल्कुल 1 3 5 सही आंसर हो गया। तो क्वेश्चन बना। तो एक पैराग्राफ पढ़ के हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लिए। ठीक है, चलिए अब नीचे व्याख्या दिया है, थोड़ा इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं। स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया शैक्षणिक कार्यक्रम है। इसका विस्तृत रूप, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग। स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसे शिक्षा नीति के 3 आधारभूत सिद्धांतों गुणवत्ता, निष्पक्षता तथा पहुंच को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इसमें गुणवत्ता वाली विषय वस्तु बनाने और प्रदान किए जाने को सुनिश्चित करने, कक्षा 9 से परास्नातक तक सभी कक्षाओं को पढ़ाने तथा शैक्षिक सामग्री तक कहीं से भी किसी भी समय छात्रों की पहुंच बनाने आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वयं के माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर से स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम उपलब्ध कराया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य सबसे अधिक वंचित सहित सबको श्रेष्ठ शिक्षण अधिगम साधन उपलब्ध कराना है। इसलिए चलिए, तो यहाँ जो है हम देख लिए स्वयं के बारे में। ठीक है, हम क्वेश्चन भी बना लिए यहाँ पे। हाँ, तभी हम अभी देखते हैं अभी जो यूनिट 10 है उससे एक क्वेश्चन ये पूछा था, दिसंबर 2021 में क्वेश्चन पूछा था, तो हमारा क्वेश्चन बन गया ये। और देखते हैं थोड़ा, है ना, कि और क्या क्वेश्चन पूछा था यूनिट 10 से। चलिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, है ना, कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए हुई थी? भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए हुई थी? ये भी क्वेश्चन जो है यूनिट 10 से है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो हो गया, ये दिसंबर का क्वेश्चन 2021 का, तो उसमें तो एक क्वेश्चन पूछ लिया। ये दूसरा क्वेश्चन यूनिट 10 से पूछा है। क्या पूछा है कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के लिए हुई थी? अब इसमें 5 ऑप्शन दिया है, हम पढ़ते हैं क्या करके इसको, क्या क्या ऑप्शन है सो। तो बोला कि
विद्यालयों की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करना। पहला मैंने भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसलिए बनाया गया ताकि विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल किया जा सके। अभी पहले ऑप्शन पढ़ते फिर देखेंगे कौन सही कौन गलत है। दूसरा जो दिया था इसमें ऑप्शन वो ये था कि अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना। तीसरा, विश्वविद्यालयों के बीच में संचार, समन्वय और परस्पर परामर्श की सुविधा प्रदान करना। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। चौथा, विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालयों की पहचान करना। पांचवा, विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच संपर्क स्थापक के रूप में कार्य करना। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब पहले हम इसका आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, हम जो भी भेजे मटेरियल अब उससे पढ़ाएंगे और फिर क्वेश्चन बनवाएंगे। अब हम वहाँ टॉपिक हम निकालते हैं भारतीय विश्वविद्यालय संघ। अब इसके बारे में हम एक पैराग्राफ आपको पढ़ाते हैं पहले। तो जो हम भेजे हैं मटेरियल है ना, वो उतना ही काफी है। कहाँ क्या देखिए, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। होगा, जो भी होगा। इधर ही था, कहाँ चले गए अच्छे से। ठीक है ठीक है, तो मिल जाएगा। तो हाँ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। देखिए ये जो भेजे हैं उसी में से आपको। हाँ, चलिए अब इसमें से हम आपको पढ़ते हैं फिर सुनाते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन बनाएंगे। कहता है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, हाँ, पेज नंबर 18 में है ना। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज का पंजीकरण किया गया है। तो एक क्वेश्चन बन गया कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ का जो पंजीकरण किया गया है वो किस अधिनियम के तहत किया गया है। तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय संघ का पंजीकरण किया गया है, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय सदस्य के रूप में शामिल है, जिसमें जितना भी इंडिया की यूनिवर्सिटी है सब लोग उसका मेंबर है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, भारतीय विश्वविद्यालय संघ के मेंबर कौन है, तो जितने भारतीय विश्वविद्यालय हैं वो सभी उसके मेंबर हैं। ठीक है, यह उच्च शिक्षा में सूचना आदान प्रदान करने का काम करता है। ठीक है, इसका पहला काम क्या है कि उच्च शिक्षा में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करना। ठीक है, तथा प्रशासकों, सदस्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के शिक्षाविदों को किसी मुद्दे पर एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना। मतलब आपस में बातचीत को, है ना, वो बढ़ावा देना। जैसे आपस में जितने प्रशासक हैं यूनिवर्सिटी के, वो आपस में एक यूनिवर्सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है दूसरी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेटर से बातचीत कर सकता है। ठीक है, किसी मुद्दा पे डिस्कशन कर सकते हैं। तो जितने भी यूनिवर्सिटी है तो समझिए उनका क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का जो लोग है दूसरे यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर लोग। ठीक है, जितना भी जैसे रजिस्ट्रार हो गया, कुलपति हो गया, अलग अलग जितने प्रो वीसी हो गए,
ये सब, तो जितने भी यूनिवर्सिटीज के हैं तो उनका जो है ये सूचनाओं का आदान प्रदान होता है विश्वविद्यालयों के आपस में, ठीक है। तो उच्च शिक्षा में सूचना का आदान प्रदान करने का काम करता है। फिर प्रशासक हो गया, सदस्य विश्वविद्यालय हो गए, ये आपस में एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए ये जो विश्वविद्यालय संघ है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एक मंच प्रदान करता है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ यूनिवर्सिटी हैंडबुक नाम से शोध पेपर और यूनिवर्सिटी न्यूज नाम से साप्ताहिक पत्रिका के अतिरिक्त कुछ उपयोगी सूचनाओं को प्रकाशित करता है। तो देखिए एक इंफॉर्मेशन और क्या मिला कि भारतीय विश्वविद्यालय संघ जो है ये यूनिवर्सिटी हैंडबुक नाम से एक शोध पेपर आता है, ठीक है। तो इसको प्रकाशित करता है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक के नाम से एक शोध पेपर आता है, उसको प्रकाशित करता है। और एक यूनिवर्सिटी न्यूज, ये साप्ताहिक पत्रिका है, ये प्रकाशित करता है। इसके अलावा भी कुछ उपयोगी सूचनाओं को प्रकाशित करता है। इसके सदस्यों की संख्या कितनी है? 527 है, ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय संघ के सदस्यों की संख्या 527 है, जिसमें एसोसिएट सदस्य भी शामिल हैं, ठीक है। कुछ जो है मतलब ऐसे ही जो है सहायक सदस्य भी शामिल है। काठमांडू विश्वविद्यालय नया है नेपाल का, मॉरिशस विश्वविद्यालय मॉरिशस का, मॉरिशस प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मॉरिशस का, रॉयल यूनिवर्सिटी ऑफ थिम्पू भूटान का, मलेशिया ओपन यूनिवर्सिटी कुआलालंपुर मलेशिया है ना, उसका मिडिल ईस्ट विश्वविद्यालय यूएई का, और सीमे राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय सीमे कजाकिस्तान का एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल है, ठीक है। हम लोग पेपर 1 पढ़ रहे हैं, यूनिट 10। चलिए, तो इसमें हम देखें कि कुछ जो है जैसे भारत की जितनी यूनिवर्सिटी है वो तो इसके मेंबर हैं ही, इसके अलावा कुछ एसोसिएट मेंबर भी हैं। आप लोगों को भेज चुके मटेरियल अरिहंत से पढ़ा रहे हैं तो उसको देख लीजिएगा, ठीक। तो कुछ एसोसिएट मेंबर भी हैं, तो कौन कौन है? तो देखिए काठमांडू यूनिवर्सिटी है, मॉरिशस यूनिवर्सिटी है, मॉरिशस टेक्न मॉरिशस टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी वो जो है वहाँ का प्रौद्योगिकी, ओह अच्छा अच्छा रुकिए। यूनिवर्सिटी इसमें सब एसोसिएट मेंबर है सब यहाँ का, ठीक है। तो अगर पूछेगा कि ये सारे जो एसोसिएट मेंबर हैं तो हाँ है। तो कौन कौन है? एक नेपाल का है काठमांडू यूनिवर्सिटी, मॉरिशस यूनिवर्सिटी मॉरिशस का है, फिर थिम्पू यूनिवर्सिटी भूटान का है, मलेशिया ओपन यूनिवर्सिटी कुआलालंपुर, मिडिल ईस्ट विश्वविद्यालय संयुक्त अरब अमीरात, और सीमे राज्य मेडिकल विश्वविद्यालय सीमे कजाकिस्तान का। ये सारे जो है एसोसिएट सदस्य के रूप में भारतीय, हाँ हाँ पहले सुनिए ध्यान से पहले, ठीक है। हाँ, तो अभी जो है तो ये सभी जो है एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल हैं, ठीक है। हाँ। आगे फिर बोला बोला क्या, इस संघ के जो सदस्य हैं विश्वविद्यालयों के वार्षिक चंदे से इसका अधिकांश वित्त पोषण किया जाता है, ठीक है। तो इस संघ के सदस्य विश्वविद्यालयों के वार्षिक चंदे से इसका अधिकांश वित्त पोषण किया जाता है। मतलब इसका फंडिंग कैसे होता है? तो जो इसके मेंबर जो यूनिवर्सिटी हैं, जो जितने भी मेंबर हैं, इसे कितने मेंबर बताया था कमेंट करिए। अभी कितना मेंबर बताए थे? इसके टोटल कितने मेंबर हैं टोटल? जल्दी याद है? अभी तुरंत बोले थे 2 मिनट पहले। कितना है? 500, हाँ वेरी गुड, ठीक है 527, हाँ ठीक है 527 मेंबर हैं। हाँ तो ये जो जितने इसके मेंबर हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं सभी इसके मेंबर हैं। तो इनको फंडिंग वही सारे यूनिवर्सिटी ही करते हैं अपने तरफ से, ठीक है। वार्षिक चंदा लगता है सबको, तो वही लोग मैंने सालाना एक बार चंदा जमा करता है वार्षिक रूप से, तो उसी से जो है इस जो संघ है ये संघ भारतीय विश्वविद्यालय संघ इसका खर्चा निकलता है। जबकि इसकी देखरेख एवं विकास संबंधी व्यय भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुदान से, और कुछ जो है इसको वहां से ग्रांट भी मिलता है भारत सरकार से। तो एजुकेशन जो मिनिस्ट्री है वहां से कुछ इसको ग्रांट मिलता है, विकास संबंधी कुछ व्यय है, देख रेख, ठीक है। तो वो और अधिकतर जो पैसा का व्यवस्था होता है इन लोग का खुद से होता है, ठीक है, चंदा करके। तो हम क्या देखें कि ये एक प्लेटफॉर्म है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ क्या एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी आपस में क्या करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जितने भी वहाँ यूनिवर्सिटी के जो प्रशासक है वे आपस में बातचीत करते हैं, तो एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चलिए,
तो उस यह क्या उच्च शिक्षा में सूचना का आदान प्रदान करने का काम करता है, और प्रशासकों, सदस्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के शिक्षाविदों को किसी मुद्दे पर एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान करने के लिए एक मंच, मतलब एक कॉमन प्लेटफॉर्म तय करता है कि जहाँ पे आके अलग अलग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, एडमिनिस्ट्रेटर, जितने भी लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सके और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करें। ठीक है, चलिए। इसकी दो निकलती है, एक शोध पेपर निकलता है यूनिवर्सिटी हैंडबुक के नाम से, और एक यूनिवर्सिटी न्यूज के नाम से साप्ताहिक पत्रिका निकलता है। कुल सदस्य 527 हैं, कुछ एसोसिएट सदस्य भी हैं। ठीक है, इसका स्थापना कैसे हुआ था? तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत हुआ था। ठीक है, चलिए, बाकी सब कुछ इसमें देख लीजिए। इसमें इतना इन्फॉर्मेशन था। अब हम क्वेश्चन बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम कुछ प्रश्न बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, अब पहला इसमें ऑप्शन था, सुनिएगा। पहला ऑप्शन क्या था इसका? कि विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करना। क्या इसका ये काम था? क्या ये गुणवत्ता का देखभाल कर रहा था, कि स्टैंडर्ड का देखभाल कर रहा था? कर रहा था, ऐसा कुछ था इसका? यस या नो? नहीं, बिल्कुल सही जवाब। नहीं कर रहा था। ठीक है, ये तो बस एक कॉमन प्लेटफॉर्म था। ठीक है, जहाँ पे लोग क्या कर रहे थे, सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे थे। ये कोई गुणवत्ता तय नहीं कर रहा था। उसके लिए कौन है? उसके लिए यूजीसी है। बात समझ आया ना? विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करने के लिए कौन है? यूजीसी है। वहाँ नैक की टीम आती है, वो लोग गुणवत्ता तय करता है और मानक तय करता है। ये यूनिवर्सिटी जो संघ है, ये किसी विश्वविद्यालय गुणवत्ता तय लोग नहीं करता है। ठीक है, और नहीं मानक सेट करता है, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करना इसका काम नहीं है। किसका काम है? वो काम यूजीसी का है, और वो नैक की टीम के द्वारा वो गुणवत्ता और मानकों की देखभाल वो करवाते रहता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए। दूसरा जो ऑप्शन था इसका, अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना। तो इसमें अलग अलग यूनिवर्सिटी थे और उनका एक क्या है, एक संगठन है। तो ऑप्शन सही है, गलत है? हम्म, तो अंतर विश्वविद्यालय संगठन, तो होगा यस या नो? बिल्कुल है, सही है ना? ये है, बिल्कुल संगठन है, अंतर विश्वविद्यालय संगठन है। हाँ, इसमें बिल्कुल है, वही तो है ये। अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना है, आपस में क्या सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म है, साझा प्लेटफॉर्म है, जहाँ लोग बातचीत करते हैं, एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, सूचनाओं को साझा करते हैं। तो ये अंतर विश्वविद्यालय संगठन है। तो दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसमें लिखा, विश्वविद्यालयों के बीच में संचार, समन्वय और परस्पर परामर्श की सुविधा प्रदान करना। सही है, गलत है? जल्दी, सही है, गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, ये ऑप्शन सही है। यही तो मेन इसका काम है, कि विश्वविद्यालयों के बीच में संचार, समन्वय और परस्पर परामर्श की सुविधा प्रदान करना। एकदम सही है। चौथा, विभिन्न पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालयों की पहचान करना। यह है सही? ऐसा कुछ बोला था कि पाठ्यक्रम चलाने के लिए विश्वविद्यालयों की पहचान करेगा? ऐसा बोला था? नहीं बोला था। तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला पांचवा ऑप्शन, विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच संपर्क स्थापक के रूप में कार्य करना। विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच, तो ये संपर्क स्थापक यूनिवर्सिटी, भारतीय विद्यालय संघ क्या करता है? तो इसको कुछ ग्रांट कहाँ से मिलता है? सरकार से भी मिलता है। तो यूनिवर्सिटियों क्या है, मतलब अपना संगठन है। बात समझ रहा है ना? तो जितने भारतीय विश्वविद्यालय, उनका अपना एक संगठन है ये, और अपनी बातों को सरकार के सामने रखती है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच संपर्क स्थापक के रूप में कार्य करना, तो ये इसका हो जाएगा। तो बेसिकली यही समझना, भारतीय विद्यालय संघ कुछ नहीं है, एक मतलब अभी बोला था ना क्या है ये, तो बोला कि कौन सा अधिनियम कहता है? 1860 है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम। तो एक सोसाइटी है, ठीक है, विश्वविद्यालयों का एक सोसाइटी है। ठीक है, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 भारतीय विद्यालय संघ का गठन किया गया। तो एक सोसाइटी है भारतीय विश्वविद्यालयों के लिए। हाँ, स्थापना 1860,
उस अधिनियम के तहत हुआ था। ठीक है, तो ये एक सोसाइटी है। सोसाइटी क्या होता है? एक समूह है। तो बस ये क्या है, कुछ ग्रुप है, सबका अपना ग्रुप होता है, ठेले वालों का ग्रुप है, सबका ग्रुप होता है, टीचरों ग्रुप, प्रोफेसरों ग्रुप। ये ग्रुप किसका है? यूनिवर्सिटियों ग्रुप है, समझे? हाँ, बस। तो और हर ग्रुप अपना डिमांड सरकार के सामने रखता है, कुछ ना कुछ बातों को रखता है, इसलिए हाँ, नमस्कार, हाँ, इसलिए पांचवा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच संपर्क स्थापक के रूप में कार्य करना, ये सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर, तब आप देखिए आंसर बना ना, बना ना। तो एक पैराग्राफ ढंग से पढ़ेंगे तो हमारा आंसर ही बन जाएगा। ठीक है, तो हो गया, आंसर मिल गया हमको। आंसर कौन हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना, सही है। तीसरा सही है, विश्वविद्यालयों के बीच संचार, समन्वय, परस्पर परामर्श की सुविधा प्रदान करना, सही है। चौथा गलत है, पांचवा फिर सही हो जाएगा। यानी कि दूसरा, तीसरा, पांचवा हमारा सही ऑप्शन है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो गया। तो देखे, पढ़ने के बाद क्वेश्चन बन रहा है ना। चलिए, अब एक बार हम इसका आंसर पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ क्या व्याख्या किया है, जरा इसको देख लेते हैं। तो बोलता है भारतीय विश्वविद्यालय संघ की स्थापना निम्न उद्देश्यों के लिए हुई थी। पहला उद्देश्य क्या था? अंतर विश्वविद्यालय संगठन के रूप में सेवा करना। दूसरा क्या था? विश्वविद्यालयों के बीच संचार, समन्वय और परस्पर परामर्श की सुविधा प्रदान करना। और तीसरा जो था उद्देश्य, वो था विश्वविद्यालयों और सरकारों के बीच संपर्क स्थापक के रूप में कार्य करना। इसलिए हमारा विकल्प डी जो है वो सही है। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय संघ का पंजीकरण किया गया, जिसमें भारतीय विश्वविद्यालय सदस्य के रूप में शामिल हैं। यह भारत में प्रमुख विश्वविद्यालयों का एक संगठन एवं संघ है। यह दिल्ली में स्थित है। यह विदेशों में चल रहे विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों, मानकों आदि का मूल्यांकन करता है। ठीक है, तो यहाँ जो लिखा था कि विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करना, तो यहाँ भारतीय विश्वविद्यालय गुणवत्ता और मानकों की देखभाल नहीं करता है। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लिखा कि यह विदेशों में चल रहे, समझ रहे हैं ना, यह विदेशों में चल रहे विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों, मानकों आदि का मूल्यांकन करता है। तो अगर ये ऑप्शन बनाए थे अगला बार, ठीक है, कि यह जो है विदेशों में चल रहे विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों, मानकों आदि का मूल्यांकन करता था, करता है। तो अपना विश्वविद्यालयों का अपना संघ है, तो ये लोग देखता है कि अच्छा फॉरेन में जो पढ़ाई हो रहा है वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, पढ़ाने का स्टैंडर्ड क्या है, तो ये लोग देखता है। ठीक है, और वहां से अगर कुछ प्रेरणा ग्रहण करना हुआ तो कर लिया, और ना तो ठीक है, तो एक कंपेरिजन करने के लिए लोग करता है वैसा। ठीक है, लेकिन विश्वविद्यालय गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करना है ना, इसका काम नहीं है। ठीक है, वो काम किसका है? वो काम यूजीसी का है। ठीक है, नैक की टीम वो सब करती है, गुणवत्ता और मानकों की देखभाल करना नैक का वो जिम्मेवारी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जिम्मेवारी है वो, ये लोग का ना। ये लोग बस विदेश में क्या हो रहा है, विदेश फॉरेन यूनिवर्सिटी में क्या पाठ्यक्रम है, क्या स्टैंडर्ड है, वो सब थोड़ा ये लोग देखता है। फिर भारतीय विश्वविद्यालय संघ यूनिवर्सिटी हैंडबुक नाम से शोध पेपर एवं यूनिवर्सिटी न्यूज नाम से साप्ताहिक पत्रिका के साथ साथ उपयोगी सूचनाओं को भी प्रकाशित करता है। ये तो हम पहले ही देख चुके थे। चलिए, तो हम देखें दो क्वेश्चन जो है यूनिट 10 से दिसंबर 2021 में पूछा गया था। हम देखते हैं और क्वेश्चन कोई था क्या, जरा देख लेते हैं। दो क्वेश्चन अभी तक मिल गया है ना, आगे देखते हैं इसमें। हाँ, तो अभी जो है ना हम यूनिट 10 से ही क्वेश्चन बनाएंगे। यूनिट 10 में अब बाकी उसको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ कुछ हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही समझाते चले जाएंगे, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। हाँ, चलिए, एक क्वेश्चन और है, तीसरा क्वेश्चन, दिसंबर 2021 का तीसरा क्वेश्चन यूनिट 10 से। दो क्वेश्चन हो चुका ऑलरेडी, ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एनआईआरएफ के अनुसार, एनआईआरएफ के अनुसार रैंकिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक नहीं है? ठीक है, एनआईआरएफ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब हाँ, इसका, हाँ, तो बताइए फुल फॉर्म इसका क्या होगा? चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, हम बताते हैं। तो एनआईआरएफ के अनुसार रैंकिंग, तो एनआईआरएफ क्या करता है? रैंकिंग देता है। ठीक है,
तो उच्च शिक्षा क्षेत्र में जितने भी संस्थान है उनको रैंकिंग देता है, कौन टॉप पे है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, कौन नीचे से पीछे से टॉप है। तो ये इसका माने रैंकिंग देता है, कौन सा संस्थान जो है वो कितना बढ़िया काम कर रहा है, कितना बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। तभी जो जेएनयू को रैंकिंग जो मिला था नंबर 2 है ना, वो यही दिया था। कौन दिया था? एनआईआरएफ दिया था, ठीक है। और फर्स्ट में कौन आया था? बेंगलुरु का साइंस जो था है ना, वो आया था ना, साइंस यूनिवर्सिटी वहां जो है, ठीक है, वो आया था फर्स्ट है ना। और सेकंड में जेएनयू था। डीयू का नंबर शायद 8वां या 10वां था, कुछ है ना, 11वां 12वां कुछ, मैंने पार था, थोड़ा नीचे था। बीएचयू तीसरा पे था शायद है ना। तो वहां पे वो जो रैंकिंग आया था एनआईआरएफ के द्वारा, तो वही बोल रहा है कि एनआईआरएफ के अनुसार रैंकिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक मानक नहीं है, ठीक है। मतलब ये जो है एक उसका स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब उसका मानक नहीं है। कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिया था। कैंपस प्लेसमेंट, परिसर स्थानन, कैंपस प्लेसमेंट, परिसर। तो कैंपस प्लेसमेंट के आधार पर ये रैंकिंग देता है, या मैं यहाँ नहीं है सो छाटना है, ठीक है, कि किसके आधार पे नहीं देता है। तो कैंपस प्लेसमेंट के आधार पे रैंकिंग नहीं देता है। आउटरीच और समावेशिता, पहुंच है ना, और समावेशिता मतलब है ना, आवाज कट रहा है, और सब लोग सुन पा रहे हैं ना ठीक से? अरे नहीं से देखिए, उसका आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, एक बार देख लीजिए, फिर से एग्जिट कर फिर से आइए। हम्म, तो आउटरीच और समावेशिता। तीसरा था शोध और व्यावसायिक अभ्यास। और चौथा था शिक्षण अधिगम और संसाधन। चलिए, अब जो है यहाँ देखिए, शिक्षण अधिगम संसाधन, ये तो मानक होगा ही, ये नहीं होने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। शिक्षण के आधार पे ही तो रैंकिंग देगा वो लोग। अधिगम, कितना लोग सीख रहा है, ठीक है, उसके आधार पे रैंकिंग देगा। संसाधन, यूनिवर्सिटी में कितना संसाधन है, लाइब्रेरी बढ़िया है कि नहीं है, और सब कुछ जो है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टीचर कितना अवेलेबल है, तो ये सारा कुछ, तो ये तो चौथा ऑप्शन तो नहीं होने का सवाल ही नहीं है, चौथा तो मानक होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद शोध और व्यावसायिक अभ्यास। शोध, शोध के आधार पे भी देता है रैंकिंग एनआईआरएफ जो है वो। तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है शोध के आधार पे तो देगा ही रैंकिंग, ठीक है। अगर हायर एजुकेशन को रैंकिंग रैंक कर रहा है तो शोध को तो आधार बनाएगा ही बनाएगा। तो सी ऑप्शन भी गलत ना होगा, सी ऑप्शन तो मानक होगा ही। शोध और व्यावसायिक अभ्यास, वहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज कितना बढ़िया है, उसके आधार पे देगा। आउटरीच और समावेशिता, आउटरीच में ना उसका पहुंच, वो जो यूनिवर्सिटी है ना, उसका पहुंच कितना दूर तक है, आउटरीच। और समावेशिता मतलब उस यूनिवर्सिटी में सभी प्रकार के, वो सभी वर्ग के लोग पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे, वो समावेशिता है, ठीक है। तो आउटरीच और समावेशिता, कहाँ तक पहुंच है उसका, कितने लोगों तक पहुंच है यूनिवर्सिटी का। फिर वो यूनिवर्सिटी जो है सबको, समावेशन माने क्या होता है, इंक्लूजन, ठीक है, इंक्लूसिव। तो इंक्लूजन माने होता है सबको इंक्लूड कर पा रहा है कि नहीं, कि खाली वहां पे कुछ ही वर्ग के लोग पढ़ पा रहे हैं, या ऐसा नहीं बस एकदम है ना, या तो बहुत उच्च वर्ग के लोग पढ़ पा रहे हैं या बहुत निम्न वर्ग के लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा तो ना हो रहा है। माने सब लोग की भागीदारी, हिस्सेदारी, या टीचर जो है केवल उच्च वर्ग का हो या निम्न वर्ग का हो, तो ऐसा तो ना है। यानी समावेशिता और आउटरीच ये भी एक आधार है। तो हम देख रहे हैं कि बी सी डी जो है तीनों मानक होना ही चाहिए, तीनों आधार होना चाहिए। ऊपर वाला जो ऑप्शन है कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है, तो कैंपस प्लेसमेंट ही गलत मैंने गलत होगा, कि ये इसको मानक नहीं मान सकता है कैंपस प्लेसमेंट। क्यों? अब जो ज्यादा थोड़ा ज्यादा फेमस है, तो कैंपस प्लेसमेंट वहां ज्यादा होता है, और कैंपस प्लेसमेंट हर सब्जेक्ट में तो होता नहीं है, पास में आ रहा है ना। कैंपस प्लेसमेंट हर सब्जेक्ट थोड़ी होता है। अब संस्कृत का कैंपस प्लेसमेंट कैसे होगा? हिस्ट्री कैंपस प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। तो हिस्ट्री फिर कैसे? जो, अगर मान के चलिए कोई संस्कृत यूनिवर्सिटी है, तो एनआईआरएफ के अनुसार वहां पे ना आ पाएगा रैंकिंग में, वहां तो कैंपस प्लेसमेंट होता ही नहीं। कैंपस प्लेसमेंट तो खाली साइंस इंजीनियरिंग और मेडिकल में होता है, और जगह तो होता ना है, ठीक है, और सब में। तो फिर उसको रैंकिंग कैसे करेगा? समझ रहे? इसलिए कैंपस प्लेसमेंट जो है वो एक सार्वभौमिक मानक नहीं बन सकता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि उसका अपना लिमिटेशन है। इसलिए ये जो इसका आंसर था कौन मानक नहीं होगा, एनआईआरएफ जब रैंकिंग करता है यूनिवर्सिटीज का,
तो कौन एक मानक नहीं होगा इन चारों में से? तो कैंपस प्लेसमेंट एक मानक नहीं होगा, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट हर सब्जेक्ट पे लागू नहीं होता है, ठीक है। इसलिए वो अगर उसको मानक मान लेंगे तो कोई आर्ट्स यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जहाँ पे केवल आर्ट्स की पढ़ाई होती है, तो वो तो रैंकिंग में कभी आ ही ना पाएगा, वहां तो कैंपस प्लेसमेंट होता ही ना है। इसलिए वो मानक फिर सही नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए कैंपस प्लेसमेंट यहाँ जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, वो मानक नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला जो ऑप्शन है ए वाला, ये कैंपस प्लेसमेंट। मेरी बात सुन पा रहे हैं आप लोग? सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? सब लोग सुन पा रहे हैं? चलिए, अब जो है हम थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। एनआईआरएफ को थोड़ा पढ़ते हैं। तो एनआईआरएफ के अनुसार रैंकिंग के लिए परिसर स्थानन यानी कि कैंपस प्लेसमेंट एक मानक नहीं है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क एनआईआरएफ का शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2015 को किया गया था। कब किया गया था? 29 सितंबर 2015 को, ठीक है। कौन किया था? एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। हम्म। तो यहाँ जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो है वो 29 सितंबर 2015 को इसकी स्थापना की गई थी, एनआईआरएफ की, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो इसका शुभारंभ मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 29 सितंबर 2015 को किया गया था। इस फ्रेमवर्क में प्रमुख भारतीय मानदंडों, ठीक है, जैसे कि अनुसंधान में श्रेष्ठता, शिक्षण, अध्ययन एवं विविधता आदि की श्रेष्ठता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके प्रमुख 5 मानक हैं एनआईआरएफ में रैंकिंग के लिए, ठीक है। 5 मानक हैं, ठीक है। 5 मानक कौन कौन है? पहला है शिक्षण, अधिगम एवं संसाधन, पहला। तो वो तो ऑप्शन में था ही, तो वो तो मानक है ही। दूसरा मानक इसका है एनआईआरएफ का शोध एवं व्यावसायिक अभ्यास, ठीक है, तो वो भी ऑप्शन में था। तीसरा अवर स्नातक परिणाम, ठीक है। तो अवर स्नातक यहाँ हो जाएगा शायद ये एमए है ना, एमए मन स्नातक के बाद जो है वो कैसा वहाँ रिजल्ट रहता है उसके आधार पे। और फिर चौथा जो है समावेशिता और पहुंच, और पांचवा है अवधारणा। तो इन पांचों में कहीं भी कैंपस प्लेसमेंट नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन में लिखा था कैंपस प्लेसमेंट वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि एनआईआरएफ के अनुसार रैंकिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक मानक नहीं है? तो आंसर क्या होता है, कैंपस प्लेसमेंट एक मानक नहीं है। तो एनआईआरएफ के अनुसार रैंकिंग के लिए कैंपस प्लेसमेंट एक मानक नहीं है। बाकी मानक कौन कौन है? तो शोध और व्यावसायिक अभ्यास, शिक्षण, अधिगम और संसाधन, आउटरीच और समावेशिता, उसके बाद अवधारणा, और फिर अवर स्नातक परिणाम, ठीक है। ये सभी मानक हैं रैंकिंग के लिए। बाकी परिसर स्थान यानी कैंपस प्लेसमेंट मानक नहीं है। तो 3 क्वेश्चन था जो आया था दिसंबर 2021 में, ठीक है, यूनिट 10 से। और हम आगे देख लेते हैं, आगे और कोई 3 क्वेश्चन अभी मिल चुका है यहाँ तक। देखिए, एक क्वेश्चन और आया, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन है यूनिट 10 से। ये क्वेश्चन है, देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए
उत्तरदायी सांविधिक निकाय है। ठीक है, कौन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, जो देश में अध्यापकों की शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए जिम्मेवार है। तो देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को, ठीक है, बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय है, कौन है? चलिए, अब हम ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिया। AICTE, AICTE, दूसरा ऑप्शन दिया था NCERT, ठीक है, NCERT, तीसरा ऑप्शन दिया था NCTE, और चौथा ऑप्शन दिया था UGC। ठीक है, तो देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय कौन है? तो ये हमारा आंसर होता NCTE। ठीक है, NCTE। अब NCTE का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, यही होगा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, हाँ, तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये जो है NCTE, ये जो है परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ये जो परिषद है यह देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 में की गई थी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में की गई थी NCTE की स्थापना, और किसके तहत? तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत। तो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत 17 अगस्त 1995 को इसकी स्थापना की गई थी NCTE की। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद की स्थापना 17 अगस्त 1995 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। यह परिषद मुख्य रूप से भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक, प्रक्रियाओं एवं धाराओं की स्थापना एवं निरीक्षण से संबंधित है। तो यह परिषद मुख्य रूप से क्या करता है? तो भारतीय शिक्षा प्रणाली का स्टैंडर्ड, उसका प्रोसेस, और क्या उसका है ना, मतलब एस्पेक्ट्स क्या है, तो इसकी जो है स्थापना करता है, निरीक्षण भी करता है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, उसकी क्या धाराएं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की इन सब चीजों की वह क्या करता है? निरीक्षण करता है। कौन? तो राष्ट्रीय जो है ये शिक्षक शिक्षा परिषद। आगे, इसका मुख्यालय दिल्ली में है, जबकि इसकी क्षेत्रीय इकाइयां भोपाल, जयपुर, भुवनेश्वर एवं बेंगलुरु में है। वर्तमान में, अब छोड़िए, वो वर्तमान में कौन है, वो चेंज होते रहता है, ठीक है, वो देखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे देख लिए कब हुआ था? 1995 में बना था राष्ट्रीय शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के तहत में। ठीक है, और यह परिषद मुख्य रूप से क्या करता है? भारतीय शिक्षा प्रणाली के मानक प्रक्रिया धाराओं के स्थापना निरीक्षण करता है। ठीक है, तो बोला कि देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय कौन है? तो NCTE। ठीक है, तो ये देश में अध्यापक शिक्षा गुणवत्ता और मानक को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी सांविधिक निकाय, ध्यान रखिएगा, NCTE। चलिए, तो ये चौथा क्वेश्चन जो था ये पूछा गया। अब अगर हम, चलिए अब हम बात करते हैं, हम जो भेजे PDF, अगर वो पढ़े होते तो क्या क्वेश्चन हम बना पाते कि नहीं बना पाते? चलिए, हम निकालते थोड़ा NCTE कहाँ है सो। अच्छा, वहां जो है ना स्नातक, वहां अवर स्नातक परिणाम का है लिखा। यहाँ देखिए, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग, NIRF, जो पिछला क्वेश्चन पढ़े थे, इसके बारे में हम जो PDF भेजे वहां पे देखिए एक बॉक्स में बना के दिया है इंफॉर्मेशन, और उसमें लिखा है कि यह फ्रेमवर्क मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा अनुमोदित है, जिसे MHRD द्वारा 29 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था। यह फ्रेमवर्क भारत उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को भारत में
उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। ठीक है, तो ये क्या करता है, भारत में उच्च शिक्षा के सभी जो संस्थान है उनको रैंकिंग प्रदान करता है। और तो किसके द्वारा अपनाया गया पद्धति, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, जिसका नाम अभी शिक्षा मंत्रालय हो गया। यह फ्रेमवर्क संसाधनों, अनुसंधान और हितधारक की धारणा, तो यह फ्रेमवर्क संसाधनों, अनुसंधान और हितधारक की धारणा जैसे रैंकिंग उद्देश्यों के लिए कई मापदंडों का उपयोग करता है। और मापदंडों के अंतर्गत निम्नलिखित को व्यापक रूप से कवर किया जाता है: पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है, ये पहला मापदंड है, टीचिंग एंड लर्निंग। अनुसंधान, व्यावसायिक अभ्यास, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में था। तीसरा, स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम। चौथा, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है, तो आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी ये भी था ऑप्शन में। तो हमारा यहीं से पढ़ के मेरा ऑप्शन बन जाता, ठीक है, पांच, और एक लास्ट ऑप्शन था अवधारणा। तो अगर हम ये पढ़ लिए होते तो हमारा क्वेश्चन नेट वाला आराम से बन गया होता। ठीक है, यहाँ कहीं भी लिखा था कि ये कैंपस प्लेसमेंट नहीं लिखा था, और बाकी जितना ऑप्शन वहां दिया था सारा ऑप्शन यहाँ भी दे दिया, तो यानी हम इसको अगर पढ़ लिए होते तो मेरा क्वेश्चन आराम से बन गया रहता। ठीक है, जो लोग दिसंबर 2021 में परीक्षा दिए, चलिए तो देखेगा नहीं, तो सारा जितना भेजे हैं उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, सारा क्वेश्चन यहीं से है। तो ये फिर मत बोलिएगा अरे क्वेश्चन में समझ में आता है, ठीक है, बाहर से क्वेश्चन है, कहीं क्वेश्चन बाहर से नहीं है, ठीक है, सारा क्वेश्चन वहीं से है। और खूब ज्यादा इधर उधर से न पढ़ना है, ठीक है, नहीं इधर उधर से खूब पढ़ते रह जाएंगे फिर। हाँ, तो जो सोर्स मटेरियल मिला बस उसको एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, वहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है इधर उधर। तो हम पढ़ पढ़ के आपको दिखा भी रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी ये इसको पढ़ लिए होते बॉक्स वाला तो बनता कि नहीं बनता, जितना कुछ लिखा था वही वहाँ ऑप्शन में था। हम्म, चलिए देखते हैं आगे। तो ये देखे हम चार क्वेश्चन जो है पूछ लिया, ठीक है, दिसंबर 2021 में चार क्वेश्चन अभी तक हम देख लिए। कहाँ से, यूनिट 10 से। हम देखते हूँ एनसीटी कहाँ है, अभी एनसीटी, अच्छा होगा इधर हो। एक क्वेश्चन आया था ना कि भारतीय विद्यालयों के मूल्यांकन है ना, और मानकों की देखभाल कौन करता है, ठीक है, तो ये काम किसका है, ये नैक का है, ठीक है, नैक का। तो उच्चतर शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन करने की व्यवस्था करना ये नैक करता है। और नैक का फुल फॉर्म क्या है, नैक का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो हो सके अगली बार इससे क्वेश्चन पूछ दे नैक से, क्या कभी नैक का जो इवोल्यूशन है चल रहा है ना। हाँ, तो नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो पहले असेसमेंट करता है और फिर पॉइंट देता है, इसलिए इसका नाम है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। फिर सबको ग्रेड यही देता है, ए बी, बी प्लस प्लस, हाँ यही देता है। तो कौन यूनिवर्सिटी कितना रैंक का है, ग्रेड का कितना पॉइंट मिला है, नैक ही देता है। और उसी के आधार पर फिर यूनिवर्सिटियों को जो है यूजीसी से ग्रांट मिलता है, फंडिंग। तो जिसका ज्यादा बढ़िया रैंक रहेगा, बढ़िया ग्रेड रहेगा,
तो सबको अच्छा फंडिंग मिलता है, अच्छा ग्रांट मिलता है। चलिए, अभी खाली हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, है ना, क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। अच्छा चलिए, होगा वो, है ना, अब यहाँ दिख नहीं रहा है, कहीं होगा, हम दिखा देंगे कहाँ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इधर जो है देख ली 4 क्वेश्चन, अगला देखते हैं और कोई क्वेश्चन पूछा था क्या, है ना। इधर तो नहीं है, अभी हम खाली यूनिट 10 से देख रहे हैं, बाकी भी सब पूरा डिस्कस भी ना कर रहे हैं। फिर हम चलिए, इधर तो नहीं है कि 4 ही क्वेश्चन था क्या। फिर इधर गद्यांश आ गया 46, 5। एक जो गद्यांश से रहेगा 5 क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमेशा रहेगा। 46 से 50, 1 2 3 है, 4 5, 5 क्वेश्चन गद्यांश से रहेगा, ठीक है। क्या लिखे, 3 5 है, ठीक है, 5 क्वेश्चन अधिकतर, हाँ 3 था पिछले बार। अच्छा, हाँ, नॉर्मली जो है 5 क्वेश्चन जो है हमेशा रहता है, ठीक है, लगभग गद्यांश से 5 क्वेश्चन, तो 46 से 50 ही गद्यांश दिया है यहाँ पे। फिर कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर से है। चलिए, तो बेसिकली जो है, हाँ, दिसंबर 2021 में क्वेश्चन जो था 4 क्वेश्चन पूछा था, हायर एजुकेशन वाला चैप्टर यूनिट 10 से। अब हम आते हैं इसमें, शिफ्ट 2 दिसंबर 2021 में ही है, समान पेपर 1। और इसमें दूसरा शिफ्ट हुआ था 3 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, ठीक है। और उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा था और उसको देख लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छा, एक क्वेश्चन जो है, देखिए, चलिए संस्कृत से है, आप लोग बनाइए जरा इसको, क्वेश्चन को। ये 2021 में पूछा था कि बाण भट्ट की कादंबरी में, जनरल पेपर में पूछा था क्वेश्चन, बाण भट्ट की कादंबरी में उत्तम शिक्षा का वर्णन 64 कलाओं का ज्ञान रखने वाले के रूप में किया गया है, ठीक है। तो बाण भट्ट की कादंबरी में उत्तम शिक्षा का वर्णन 64 कलाओं का ज्ञान रखने के रूप में किया गया है। इन 64 कलाओं में निम्नलिखित में कौन सम्मिलित थे। चलिए 4 ऑप्शन है, बताइएगा। चारों पहले सुन लीजिएगा, फिर बताइए कौन होगा सही आंसर से। तो इन 64 कलाओं में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। 64 कलाओं का बात किया गया कि जिस जो एकदम सही में है, 64 कलाओं का ज्ञान रखता है, ठीक है, जिसके पास उत्तम शिक्षा है, उसके पास 64 कलाओं का ज्ञान, है ना, रहता है। देखिए, कुछ डाटा आप लोग सेव करके रख लिया करिए, ठीक है ना। अभी जो है मतलब, हम्म, तो कुछ डाटा बचा के रखिए भी क्लास के लिए। अच्छा, डाटा बहुत है। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या हो रहा है। नेटवर्क इशू है। एक बार ना फोन को ना वो फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, ठीक है।
फोन को फ्लाइट मोड में डालकर और फिर हटाइए। क्या- अच्छा, होता है कभी कभी स्लो चलता है, मेरा खुद यहाँ वाईफाई स्लो चलता है कभी कभी। तो नॉर्मल नेटवर्क क्या बात है, होता है कभी कभी, है ना। चलिए, तो इसमें चार ऑप्शन दिया था कि केवल गायन और चित्रण जैसी कलाएं। तो बोला इन 64 कलाओं में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित थे। पहला ऑप्शन, केवल गायन और चित्रण जैसी कलाएं। दूसरा, केवल व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कलाएं। तीसरा ऑप्शन, कलाएं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, आयुर्विज्ञान। चौथा ऑप्शन, कलाएं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान, गणित शास्त्र, विज्ञान और कई अन्य विषय। कौन सा ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड। चौथा वाला, हाँ, ठीक है। चौथा लास्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। 64 कलाओं में जो है सब आ जाता है, सब। हाँ, बहुत। उसमें सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तैरना उड़ना सब है, ठीक है। माया जाल, इंद्रजाल सब है 64 कलाओं में। छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम सब है उसमें, है ना। हाँ, तो इसलिए जो है चौथा ऑप्शन ही सही होगा। हाँ, पढ़े 64 कला, चलिए। चलिए, 64 कला पढ़े, फायदा हो गया, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ जो ये क्वेश्चन पूछा था नेट में, तो यहाँ हो जाएगा सभी हो गया, ठीक है। हाँ, 64 कला में कुछ नहीं है, 64 कला मैंने यथी है, कौशल, ठीक है। तो 64 कला को आप 64 कौशल बोलिए, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा क्या है कौशल सब, ठीक है। फिर चटाई बुनना भी एक कला है, समझ रहे हैं ना। तो कृष्ण भगवान 64 कला सब जान, 64 कलाओं में निपुण थे। मूर्ति बनाना भी एक कला है, ठीक है, 64 कलाओं में सब कला है। शिल्पकारी 64 कलाओं में आता है, सब समझ रहे हैं ना। योग 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 भी 64 कलाओं में आता है, सब। तो सारा कुछ है 64 कलाओं में। 64 यहाँ थोड़ी, बहुत सारा चीज है ना, 64 में बहुत सारा चीज आ जाएगा। संगीत, वाद्य, सब सब 64 कलाओं में है, सब, है ना। तो कलाएं, यही लिखा व्यावसायिक पाठ्यक्रम, ठीक है, अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान, गणित शास्त्र, विज्ञान और कई अन्य विषय सब हैं। तो यहाँ पे व्याख्या दिया क्या कि बाण भट्ट की कादंबरी में उत्तम शिक्षा का वर्णन 64 कलाओं का ज्ञान रखने के रूप में किया गया है। इन 64 कलाओं में मुख्यतः कलाएं, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, अभियांत्रिकी, आयुर्विज्ञान, गणित शास्त्र, विज्ञान एवं कई अन्य विषयों को सम्मिलित किया गया है। इस प्रकार इसमें वैज्ञानिक क्षेत्र के विषय, व्यावसायिक विषय, मानव कौशल सहित कई विषयों को शामिल किया गया है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया एक रोमांटिक उपन्यास। जो व्याख्या किया, लिखा लिखा रोमांटिक उपन्यास, अतः विकल्प डी सही उत्तर है। फिर स्मरणीय है कि कादंबरी की पूर्ण रचना बाण भट्ट के जीवन काल में पूर्ण नहीं हो सकी थी। उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र भूषण भट्ट, जिनको पुलिन भट्ट भी कहा जाता है, ने इसे पूरा किया था तथा अपने पिता बाण भट्ट द्वारा लिखित भाग को पूर्व भाग एवं स्वयं द्वारा लिखित भाग को उत्तर भाग नाम दिया। बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ऐसा तो हम लोग जानते ही। चलिए, ये तो मैं से ही पूछ लिया। अब इसमें देखें, यूनिट 10 से कितना क्वेश्चन था, अभी तक तो हमको ना दिखा है। अच्छा, और देखते हैं। बाकी जो है सबसे अधिक जो क्वेश्चन रहेगा शिक्षण वृत्ति से रहेगा, वो हर साल रहेगा, ठीक है। तो 9-10 क्वेश्चन कम से कम रहता ही है वहां से, ठीक है, वो रहेगा उतना। तो हम उस पे ज्यादा फोकस करेंगे। इस ये लोग भी करेंगे, लेकिन उस पे ज्यादा फोकस करेंगे, उस पे शोध वृत्ति पे। तो सबसे अधिक क्वेश्चन जो रहता है 2018, 2019, 2020, 2021, 4 सालों का जो मैंने एनालिसिस है, वो ये बताता है कि सबसे अधिक क्वेश्चन जो है वो रहता है शिक्षण वृत्ति से। उसके बाद रहता है शोध वृत्ति से, फिर युक्ति युक्त तर्क, और फिर जाके ई लोग से जो है डाटा इंटरप्रिटेशन से 5 नंबर क्वेश्चन हर साल रहता है, हमेशा रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैथ्स का फॉर्मूला जान लेंगे तो हो गया काम। चलिए, अभी कंप्यूटर से ही बनवाएंगे, पहले हम यूनिट 10 देख ले रहे हैं, है ना।
फिर आएंगे सब अलग अलग क्वेश्चन भी आएंगे। अभी यूनिट 10 देख रहे हैं इधर पे, कहाँ पूछा है। इसमें इस शिफ्ट 2 में यूनिट 10 से उतना क्वेश्चन नहीं था, है ना। तो जरूरी ना है कि 10 यूनिट है तो सबसे 5 क्वेश्चन रहे ही, वैसा ना होता है, ठीक है। इसलिए मन में वो माइंड मेकअप नहीं रखिएगा। हो सके किसी यूनिट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ दे, किसी से कुछ भी ना पूछे, ये भी हो सकता है। ये सब इस शिफ्ट 2 में देख रहा हूँ, 4 क्वेश्चन मिला। अब इस शिफ्ट 2 में हमको क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा है यूनिट 10 से। इसमें क्वेश्चन ही ना है, ठीक है, मुश्किल इसमें नहीं दिया है। फिर देखते हैं। अच्छा, 25 नवंबर को एग्जाम हुआ था, उस समय देखे दिया था कि नहीं कुछ। अच्छा ठीक है, हम क्वेश्चन को ना पहले से टिक लगा के रख लेंगे और फिर हम एक बार डिस्कस कर देंगे। जितना भी क्वेश्चन पूछा है और जो जो क्वेश्चन पूछा जाने लायक है, तो वो जो भेजे हैं पीडीएफ, किसी कंप्रिहेंशन से 4 आया था, तभी बोले अब 3 आया था कुछ देर पहले। चलिए, कुछ क्वेश्चन इन्वायरमेंट इकोलॉजी से है। अच्छा ठीक ठीक ठीक। चलिए ठीक है। अब बाकी जो है मैं पीडीएफ को एक बार देख लेते हैं, रुकिए। एक मिनट, हम पीडीएफ थोड़ा लाते हैं, रुकिए। थोड़ा आप लोग 1 मिनट वेट करिए।